प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, मैं धर्मेंद्र बघेली नित्य एग्री एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पीएटी से संबंधित जो है आज हम प्रश्न लेकर के आए हैं फसल उत्पादन से संबंधित, है ना। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है, बरसीम की फसल के लिए सबसे उपयुक्त राइजोबियम कल्चर कौन सा है ना। तो हम देखते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो राइजोबियम जेपोनिकम देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं राइजोबियम जेपोनिकम, ये जो है सोयाबीन और मूंगफली की फसल में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके बाद देखते हैं राइजोबियम, ये जो है राइजोबियम जेपोनिकम जो है सोयाबीन तथा मूंगफली, है ना। और राइजोबियम मेलिलोटी जो है ये रिचका में करता है। जो रिचका जो है चारे वाली फसल है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फिर राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये होता है मूंग, उड़द और मसूर, ठीक। अब हम देखेंगे राइजोबियम ट्राइफोलियम जो है ये बरसीम की फसल एवं बरसीम हो गया। दूसरा होता है मेथी, ठीक। तो ये जो है ये राइजोबियम हमारा सही ऑप्शन होगा, राइजोबियम ट्राइफोलियम, है ना। तो हम देखेंगे कि बरसीम की फसल में कौन सा उपयुक्त राइजोबियम कल्चर है या जीवाणु है। तो हम देखेंगे राइजोबियम ट्राइफोलियम। यदि राइजोबियम जेपोनिकम की बात करेंगे तो सोयाबीन तथा मूंगफली में होगा। राइजोबियम मेलिलोटी जो है ये रिचका की फसल में होगा। राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम सोनोरम जो है ये मूंग, उड़द और मसूर की फसल में, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, राइजोबियम ट्राइफोलियम, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो हम देखेंगे पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए जो है सबसे अच्छी मिट्टी के बारे में। तो हम देखते हैं पथरीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो हम देखते हैं कि जो पथरीली मिट्टी है ना, जो इसमें देखेंगे चिकनी मिट्टी जो क्ले मृदा होती है, ठीक। और बलुई मिट्टी मतलब सैंडी सॉइल और दोमट मिट्टी यह मिट्टी जो है सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि हमने देखा इसमें चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और सिल्ट जो मिट्टी होती है, इनमें तीनों मृदाओं का जो है समान अनुपात में जो है पाया जाता है। इसीलिए पौधे की वृद्धि विकास के लिए जो है सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, दोमट मृदा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है। हम देखते हैं गेहूं में जो रस्ट है, जिसको गेरुई के नाम से जाना जाता है, गेहूं की फसल का यह मुख्य रोग है। यह गेहूं की जो रस्ट है इसके बारे में जो है खोज डॉक्टर केसी मेहता द्वारा जो है 1923 में की गई थी। तो इसमें जो है 3 प्रकार की रस्ट होती है। पहला होता है तना रस्ट, जिसको जो है ब्लैक रस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा होता है पत्ती रस्ट, जिसको जो है ब्राउन रस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं पीली रस्ट, है ना। पीली रस्ट जो है इसको येलो रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्लैक रस्ट होती तने में होती है, पक्सिनिया ग्रेमिनी के कारण, और पक्सिनिया रिकॉन्डिटा के कारण होता है, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होता है, ठीक। तो यह जो रोग है किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। किसके कारण, फंगस के कारण होता है, ठीक। फंगस कवक के कारण होता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो प्यारे विद्यार्थियों कवक, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कवक। हम चलते अगले प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है ना। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये फिलीपींस मनीला में स्थित है, ठीक। कहां पे है, फिलीपींस मनीला में स्थित है ना। तो हम देखेंगे हमारा सही ऑप्शन क्या है, फिलीपींस मनीला। यदि यही जो है
सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है या भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आता है, तो इस अवस्था में जो है कटक उड़ीसा में है। ठीक, यदि हम देखेंगे IRRI कहां पे है, तो मनीला में। यदि हम देखेंगे CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, कटक उड़ीसा में है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च में फिलीपींस मनीला। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी के बिना पौधे को उगाने की तकनीकी को क्या कहते हैं? मिट्टी के बिना या सॉइललेस कंडीशन में या हम जो है हवा के माध्यम में या पानी के माध्यम में जो पौधे लगाने की जो तकनीकी होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी कहते हैं। ठीक, इसमें हम जो है मृदा रहित माध्यम में पौधे की खेती की जाती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित? रेशम उत्पादन से संबंधित है। यदि हम पीसी कल्चर के बारे में देखेंगे, है ना, तो पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन से। ठीक, यदि हम देखेंगे एपी कल्चर के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन से होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोपोनिक्स, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फलों और सब्जियों में के परिरक्षण में चीनी की कितनी सांद्रता स्थायी परिरक्षण के रूप में कार्य करती है? तो हम देखते हैं फल तथा सब्जियों को परिरक्षण करते समय जो है दो सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो हम देखते हैं स्थायी परिरक्षण में शक्कर की सांद्रता, ठीक है, किसकी? शक्कर मतलब चीनी की सांद्रता देखते हैं। किसकी? शुगर की सांद्रता देखते हैं। तो स्थायी परिरक्षण में यदि हम देखेंगे तो लगभग जो है यह 65% या इससे अधिक मतलब 65 से 68% जो है शक्कर की सांद्रता होनी चाहिए। किसके लिए? स्थायी परिरक्षण के लिए। यदि हम अस्थायी के लिए देखेंगे तो अस्थायी के लिए जो है 15 से 18% लगभग मतलब कितना? 17% जो है ना, शक्कर की मात्रा होती है। यदि हम यही नमक की बात करें, नमक यदि जो है अस्थायी परिरक्षण में 2 से 3% होता है नमक, और स्थायी में यदि देखेंगे तो लगभग जो है 17% जो है नमक का घोल ब्राइन सॉल्यूशन जो है फल परिरक्षण तथा सब्जी परिरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 65 या इससे अधिक। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टमाटर के केचप में मुख्य रूप से किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो हम देखते हैं टोमेटो केचप के बारे में, है ना। तो टमाटर केचप इसका जो TSS होता है 25 से 30% होता है। ठीक, यदि हम इसमें देखेंगे परिरक्षक के रूप में टोमेटो केचप जो है ना, इसमें हम जो है किसका उपयोग करेंगे? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जो रंगीन खाद्य पदार्थों के लिए जो उपयोग में किया जाता है सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। कितनी मात्रा? 0.2%। ठीक, नमक जो है स्थायी तथा अस्थायी रूप में, ठीक, सिरके का उपयोग अचार वगैरह में करते हैं। फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है, जो पेय पदार्थ है, जो तरल पेय पदार्थ में जो है कलरलेस पेय पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। पौधे में फास्फोरस का मुख्य क्या है? फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है? तो हम देखेंगे फास्फोरस जो है यह वृहद या मुख्य पोषक तत्व है। जैसे हम मुख्य रूप से जो है 3 पोषक तत्व होते हैं वृहद या मुख्य रूप से, पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो हम देखते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस क्या करता है? जड़ों की वृद्धि के लिए करता है और पराग निषेचन की क्रिया को करता है। ठीक, तो फास्फोरस पोषक तत्व का रोल क्या है? जड़ों के विकास के लिए, है ना। यदि हम देखेंगे पौधे की ऊंचाई के लिए किसका होगा? पौधे की ऊंचाई के लिए जो है नत्रजन का, किसका होगा? नत्रजन का, ठीक है, कार्य होगा। यदि रोग प्रतिरोधक के बारे में बात करेंगे तो किसका? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। ठीक, हम पत्तियों का हरापन जो है हरा करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, मुख्य तथा माइक्रो दोनों पोषक तत्वों का रोल होता है। मुख्य रूप से जो है मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। तो हमारा सही ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों कि फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ों का विकास करना। ठीक, तो आगे चलते हम लोग। मार्मलेड मुख्य रूप से किन फलों से तैयार किया जाता है? ठीक,
तो हम देखते हैं मार्मलेड। मार्मलेड जो है नींबू वर्गीय फलों के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक, यह एक पेय पदार्थ होता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा नींबू। यदि हम सेब के बारे में देखेंगे तो इससे जो है जेम बनाया जाता है। ठीक है, अमरूद से जो है जेली बनाई जाती है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन है नींबू वर्गीय फल। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सत्यानाशी के बीज का किस फसल के बीजों के साथ मिलाने पर ड्राप्सी रोग हो जाता है? तो हम देखेंगे सत्यानाशी क्या है, यह एक खरपतवार है। ठीक, यह एक खरपतवार है, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। इसके बीज जो है सरसों के बीज के समान ही सिमिलर होते हैं। यदि सरसों के बीज में इसके बीज को मिला दिया जाए तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके बीज सरसों के बीज मिलाने से, ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? ड्राप्सी रोग हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या है? आर्जीमोन आर्जीमोन मैक्सिकाना। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों सरसों। ठीक है, तो हम चलते आगे अगले प्रश्न की ओर। गेहूं का मामा फ्लोरिस माइनर को नष्ट करने के लिए, ठीक, तो हम देखते हैं कि गेहूं का मामा जो है ना, ये गेहूं का मुख्य खरपतवार है। इसका फ्लोरिस माइनर नाम है। इसको जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, गिल्ली डंडा, बंदरा बंदरी के भी नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा खरपतवार नाशी उपयोग करेंगे तो इसका नियंत्रण होगा। ठीक, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो है यह धान के खरपतवारों को नियंत्रण करता है। कौन सा? ब्यूटाक्लोर, धान, राइस। ठीक, इसके बाद देखते हैं टुफोडी। टुफोडी जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं एट्राजिन। एट्राजिन जो है ये मक्का, ज्वार और बाजरा, इन फसलों के खरपतवारों को नियंत्रण करता है। आइसोप्रोप्यूरान जो है ये फ्लोरिस माइनर के नियंत्रण के लिए जो है खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आइसोप्रोप्यूरान। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था हमारा आज का सेशन फसल उत्पादन से संबंधित, है ना। तो हम अगला सेशन और भी जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।